नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। आज इलेक्शन स्पेशल 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। गुजरात में 2 महीने तक ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले केजरीवाल नहीं चले। हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज इस बार भी नहीं बदला और उत्तर प्रदेश के रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने आजम खां का किला ढहा दिया। गुजरात चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी ऐसी चली कि गुजरात से विपक्ष लगभग साफ हो गया। गुजरात में किसी भी पार्टी ने इतनी सीटें पहले कभी नहीं जीती जितनी इस बार अकेले बीजेपी ने जीत ली और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। ऐतिहासिक जीत का पूरे गुजरात में जोरदार जश्न मनाया गया। अहमदाबाद में आतिशबाजी ऐसी हुई कि घंटों तक थमी ही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिवाली ही नहीं, जीत की खुशी में होली भी मना डाली। बीजेपी की ये जीत इसलिए अहम है क्योंकि वो लगातार 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। दावा किया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण बीजेपी के लिए इस बार रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने तो जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक गुजरात में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था, जब उसने 37 साल पहले 1985 में 149 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर उस रिकॉर्ड को भी धराशायी कर दिया। हालांकि एग्जिट पोल ने भी बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान जताया था, लेकिन इतनी बड़ी जीत की भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। हालांकि न्यूज 18 के गुजरात अधिवेशन में बीजेपी के चाणक्य ने भी यही दावा किया था। अप्रत्याशित तरीके से हमारी सीटें बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर और नंबर ऑफ सीट दोनों दृष्टि से अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, ये सुनिश्चित है। 182 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस केवल 17 सीटें ही जीत पाई। जबकि जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी केवल 5 सीट पर सिमट गई। लेकिन बीजेपी की इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मोदी मैजिक को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की और उनकी रैलियों का असर नतीजों में भी साफ दिखा। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 39 रैलियां की थी। दावा है कि इन 39 रैलियों के जरिए 134 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा प्रचार किया। इसके अलावा उन्होंने 2 रोड शो भी किए। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री ने 50 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। उनके रोड शो को देखने के लिए लोगों में गजब का जोश देखा गया था। पहली बार गुजरात के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का दावा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होने के बजाय बढ़ गया। बीजेपी को 2017 के चुनाव में करीब 49% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को गुजरात में करीब 53% वोट मिल गए। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 41% वोट मिले थे, लेकिन इस बार कांग्रेस केवल 27% पर सिमट गई। जबकि पहली बार गुजरात में ताकत झोंकने वाली आम आदमी पार्टी ने करीब 13% वोट लिए। यानी अगर विपक्ष की सभी पार्टियों के वोट जोड़ लिए जाएं तब भी बीजेपी एक बड़े अंतर से आगे निकल गई। बीजेपी की बंपर जीत के साथ यह भी तय हो गया कि गुजरात के सीएम एक बार फिर भूपेंद्र पटेल ही होंगे, जिसका ऐलान करने में बीजेपी ने जरा भी देर नहीं की। गुजरात की नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार 12 दिसंबर को होगा। गांधीनगर में होने वाले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे एलिफेंट ग्राउंड पर होगा। 1995 के बाद से ही गुजरात की सत्ता बीजेपी के हाथ में। 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि पहली बार चुनाव भी उन्होंने 2002 में राजकोट 2 विधानसभा सीट से लड़ा था। उसके बाद से गुजरात ने न कभी नरेंद्र मोदी को निराश किया और न ही कभी बीजेपी को निराश किया। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और उनका आभार जताया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद दिया। गुजरात में मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में तैयारी की गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखी। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच गए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। यही नहीं, मंच पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री को फूलों की एक बड़ी माला पहनाई गई। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बाद में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने गुजरात चुनाव में मिली प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताया। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने
नया इतिहास बना दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में लोगों ने जाति और समुदाय से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने गुजरात की जनता को यह भरोसा भी दिलाया कि राज्य में विकास के काम और तेजी से होंगे। यही नहीं, पीएम ने हिमाचल को भी यह आश्वासन दिया कि वहां के विकास में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। गुजरात में इस बार बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर राज्य के चुनावी इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी का मकसद गुजरात में जीतना नहीं बल्कि बीजेपी को जिताना था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तो उन पर तीखा हमला किया। धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चल रहा है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को लग रहा है कि गुजरात में मुकाबला अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता तो नतीजा अलग हो सकता था। गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने करीब 13% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी 2017 के मुकाबले लगभग इतना ही कम हो गया। 2017 में 41% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस को केवल 27% वोट मिले। आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा असर गुजरात के सौराष्ट्र में दिखा, जहां उसने 4 सीटें जीती और कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। आम आदमी पार्टी अपनी पीठ इसलिए थपथपा रही है क्योंकि उसे गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी शर्त को आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया। नियमों के मुताबिक 4 या इससे ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा वोट लेने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद गुजरात चौथा राज्य बन गया, जहां उसे 6% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी का सपना सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बनना नहीं था, बल्कि वो तो ये चुनाव जीतने का दावा कर रही थी। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में भी अरविंद केजरीवाल जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे थे। वहाँ पे सरकार बननी चाहिए गुजरात में। गुजरात में सरकार बननी चाहिए, मतलब 90s में पहुंच जाएंगे आप? 92 पार होना चाहिए। हालांकि अब आम आदमी पार्टी को अपना मौजूदा प्रदर्शन भी शानदार लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है। आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ कार्यक्रमों में चिट्ठी में लिखकर भी गुजरात में सरकार बनाने का दावा किया था। उनके उस लेटर पर भी बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। एक लेटर की गेम चल रही थी। वो लेटर की फोटोकॉपी मैंने मेरे पास संभाल के रखी है। गुजरात में करीब 13% वोट हासिल करने पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उधर गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचा पाए। वहां पहली बार चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली, जबकि अरविंद केजरीवाल ने तो पार्टी कार्यकर्ताओं को गुजरात में सरकार बनाने के सपने दिखाए थे। गुजरात में वो जहां भी जाते बस उनकी ज़बान पर एक ही बात होती थी कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। इतना ही नहीं, पंजाब के चुनाव की तरह उन्होंने गुजरात में भी ये लिख कर दिया था और भविष्यवाणी कर दी थी कि 8 दिसंबर के बाद गुजरात की गद्दी पर आम आदमी पार्टी का ही चेहरा बैठेगा। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन गुजरात के नतीजे आते ही उनका हवाई किला ध्वस्त हो गया। सरकार बनाने के दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की सीटों को 2 अंकों तक भी नहीं पहुंचा पाए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ईसुदान गढ़वी को गुजरात के सीएम के तौर पर अपनी पार्टी का चेहरा बनाया था, लेकिन वो खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए। जबकि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के चुनावी दौरे के वक्त ईसुदान गढ़वी की जीत की भी भविष्यवाणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात की जनता से मुफ्त बिजली समेत कई लुभाने वाले वादे किए थे। लेकिन गुजरात के लोगों को उनकी मुफ्त वाली बोली नहीं भाई और वहां पूरे जोर शोर से लड़ रही आम आदमी पार्टी के खाते में महज 5 सीटें ही आईं, जबकि पिछले 2 महीनों से अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात जीतने के लिए जमीन आसमान एक किए हुए थे। पिछले 2 महीनों में केजरीवाल ने वहां 65 रैलियां की। इसके साथ ही उन्होंने कई रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन नतीजे आए तो गुजरात में सरकार बनाने के उनके सारे दावे हवा में उड़ गए, जिसके बाद बीजेपी ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी। बीजेपी ने उनका एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो आईबी की एक रिपोर्ट का जिक्र करके अपनी जीत का दावा करते दिखे। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के नेताओं ने चुटकी ली कि गुजरात की जनता ने केजरीवाल के चुनावी वादों को नकार दिया। रिजल्ट ने ये बता दिया कि वे दिल्ली के नेता है, दिल्ली के बाहर वो नेता नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है। यही नहीं, बीजेपी ने तंज कसा कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव नहीं लड़ा बल्कि वहां की जनता का जमकर मनोरंजन किया।
इधर गुजरात विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों पर सबकी नजरें टिकी रहीं, जिनमें बीजेपी के ज्यादातर कद्दावर नेता अपने विरोधियों को करारी शिकस्त देने में कामयाब रहे। और इनमें सबसे बड़ा चेहरा रहे दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल, जिनका जीत के बाद अहमदाबाद में बीजेपी के दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वहां जमकर आतिशबाजी भी की गई और जय श्री राम के नारे भी लगे। भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और राज्यसभा सांसद अमी याज्ञनिक को करीब 2 लाख वोटों के भारी अंतर से हराया। मेरे यहाँ कार्यकर्ता सभी अच्छी तरह से काम करते हैं और सब मेरे उम्मीदवार की तरह जो भी काम किया इसका ये नतीजा है। भूपेंद्र पटेल को विजय रूपाणी और उनकी कैबिनेट को पूरी तरह से हटाने के बाद सिंहासन सौंपा गया था। लिहाजा ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने फिर साफ कर दिया कि भूपेंद्र पटेल ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। यही नहीं, जिन युवा और नए चेहरों पर बीजेपी ने इस बार चुनाव में खुलकर दांव खेला, उन्होंने भी शानदार जीत दर्ज की। और ये वो नेता हैं जिनको पुराने दिग्गजों की टिकट काटकर मैदान में उतारा गया, जिनमें क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रीवाबा जाडेजा का नाम भी शामिल रहा, जिन्होंने जामनगर उत्तर सीट से चुनाव जीता। उनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत की मजूरा सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक पटेल ने विरमगाम सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बने अल्पेश ठाकोर ने इस बार बीजेपी की टिकट पर गांधीनगर दक्षिण सीट पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के बड़े नेता हिमांशु पटेल को हरा दिया। यही नहीं, बीजेपी की आंधी में कांग्रेस के कई दूसरे बड़े सूरमा भी इस चुनाव में ढेर हो गए, जिनमें अमरेली सीट पर 3 बार विधायक रहे परेश धनानी भी शामिल हैं। हालांकि पिछली बार के चुनाव में करारी हार का सामना करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन मोढवाडिया ने इस बार पोरबंदर सीट पर जीत हासिल कर ली और साबरकांठा की वडगाम सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे जिग्नेश मेवाणी भी चुनाव जीत गए। पिछली बार भी उन्होंने इस सीट पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में जीत दर्ज की थी। लेकिन गुजरात चुनाव में बड़ी जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के कई बड़े सूरमा चुनाव हार गए। हालांकि आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में 5 सीट मिली जरूर, लेकिन उसके तीनों दिग्गज नेता चुनाव नहीं जीत पाए। इनमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी देवभूमि द्वारका की खंबालिया सीट से चुनाव हार गए। पहली बार में हमारे 5 से 6 उम्मीदवार विधायक बन रहे हैं। ईसुदान गढ़वी के अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम सीट से हार गए। वहीं आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे अल्पेश कथीरिया पाटीदारों का गढ़ मानी जाने वाली वराछा सीट से भी जीत दर्ज नहीं कर पाए, जबकि उन्हें पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा माना जाता है। उधर गुजरात की जामनगर उत्तर सीट से शानदार जीत करने के बाद क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रीवाबा जाडेजा ने रोड शो किया। इस सीट पर रीवाबा जाडेजा ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद जामनगर की सड़कों पर रोड शो कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान रीवाबा जाडेजा के साथ उनके पति रविंद्र जाडेजा भी मौजूद रहे और उन्होंने भी हाथ उठाकर लोगों का आभार जताया। रीवाबा जाडेजा 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी और इस चुनाव में पहली बार उन्हें पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया। गुजरात विधानसभा की जामनगर उत्तर सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतरी रीवाबा जाडेजा ने अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया और करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। और उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात की जनता को दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में जामनगर उत्तर सीट पर बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह जाडेजा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने अपने विधायक धर्मेंद्र सिंह जाडेजा का टिकट काटकर रीवाबा जाडेजा पर दांव खेला और वो दांव सटीक बैठ गया। रीवाबा जाडेजा को करीब 84,000 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करशन भाई करमूर को करीब 34,000 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह जाडेजा करीब 22,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ा रिस्क लेते हुए कई नए चेहरों पर दांव खेला, जिनमें रीवाबा भी एक है। जामनगर उत्तर सीट से पार्टी के कद्दावर नेता का टिकट काटकर नए चेहरे को मैदान में उतारने का बीजेपी का यह फैसला भी सही साबित हुआ। इस बीच हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार भी सरकार बदलने की करीब 3 दशक पुरानी परंपरा नहीं टूट पाई और कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ते हुए बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली और वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंच गए। जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 35 है और कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कर इस आंकड़े को पार कर लिया। उसे पिछली बार के मुकाबले 19 सीटों का फायदा हुआ।
जबकि बीजेपी के खाते में 25 सीटें आईं और उसे पिछली बार की तुलना में 19 सीटों का नुकसान हुआ। हिमाचल में 1985 के बाद से हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है। हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवारों के सही चयन को चुनाव में पार्टी की जीत की वजह बताया। हमारे सबसे कम विद्रोही बागी उम्मीदवार थे, उनके 21 बागी उम्मीदवार थे। खबर है कि मुख्यमंत्री और आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस के जीते हुए विधायकों की चंडीगढ़ में बैठक होगी, जिसके लिए हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ल चंडीगढ़ पहुंच गए। क्योंकि हिमाचल में नई सरकार का गठन करने में कांग्रेस जरा भी देर करने के मूड में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नतीजे केवल 1% वोट शेयर ने पलट कर रख दिए और बीजेपी के लिए मायूसी की वजह बन गए। क्योंकि 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी को हिमाचल की जनता ने झटका दे दिया। हालांकि अगर वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश का मुकाबला भी बेहद नजदीकी दिखता है। बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 43% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 43.9% वोट मिले। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच 1% से भी कम वोट का फासला रहा। जबकि 5 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा अंतर था। बीजेपी को करीब 49% लोगों ने वोट दिया था और कांग्रेस लगभग 42% वोट हासिल कर पाई थी। लेकिन वोटों के मामूली अंतर ने हिमाचल प्रदेश में सीटों का बड़ा फर्क पैदा कर दिया। कांग्रेस पार्टी 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सीट जीतने में कामयाब हो गई, जबकि बीजेपी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। इस बीच हिमाचल में बहुमत का आंकड़ा पार करने के साथ ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने का प्लान भी तैयार कर लिया। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीते गए सभी विधायकों को चंडीगढ़ ले जाया जा सकता है, ताकि किसी भी विधायक की खरीद फरोख्त ना हो सके। सूत्रों की खबर है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद चंडीगढ़ आने को कहा है, जहां एक बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का यह दावा भी है कि चंडीगढ़ के बाद सभी जीते हुए विधायकों को किसी दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। ये शिकारी बहुत बड़े हैं, ये जो बीजेपी वाले ना, तो इनसे थोड़ा हमें ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन उसे डर है कि कहीं बीजेपी उसके विधायकों में सेंध न लगा दे। इसलिए सूत्रों का दावा है कि जीते हुए विधायक छत्तीसगढ़ या राजस्थान भेजे जा सकते हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इधर उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए, जहां आखिरी वक्त में बाजी पलट गई। इस बार समाजवादी पार्टी और 10 बार के विधायक रहे आजम खान रामपुर में अपना किला नहीं बचा पाए। ये सीट पहली बार बीजेपी ने उनसे छीन ली। हालांकि शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी के आसिम राजा बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 21वें राउंड के बाद बीजेपी आगे निकल गई और पार्टी उम्मीदवार आकाश सक्सेना करीब 34,000 वोट से जीत गए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर मतगणना में धांधली करने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा था और जब 10,000 वोट से जीत रहा था, अभी 10,000 वोट से हरा दे। आरोप लगे तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जहां पर उनकी पराजय होने लगती है, वहां लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने लगते हैं। रामपुर सीट पर हर दौर की गिनती के बाद तस्वीर बदलती रही और इसी को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये वो सीट थी जिसे वो लंबे समय से जीतती आ रही थी। हालांकि रामपुर विधानसभा सीट पर इस बार वोटिंग बेहद कम हुई थी, करीब 33% वोटिंग ही इस सीट पर हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने यह कयास लगाए कि वोटिंग कम होने का मतलब है मुस्लिम समुदाय के लोगों की नाराजगी आजम खान के खिलाफ उभर कर आई है। क्योंकि रामपुर वो सीट है जहां 55 से 60% मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं। उधर मध्य गुजरात में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और इस बार 2017 से भी बेहतर प्रदर्शन किया। अहम बात यह है कि मध्य गुजरात का इलाका जीतना आसान नहीं, क्योंकि वहां अहमदाबाद और वडोदरा जैसी शहरी सीटों के साथ महिसागर और दाहोद जैसे आदिवासी जिले भी आते हैं। और एक दूसरे से बिल्कुल उलट बैकग्राउंड से आने वाले मध्य गुजरात के वोटरों के बीच भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भूपेंद्र पटेल की तिकड़ी ने कमाल कर दिया। शहरी वोटर तो बीजेपी की तरफ ही माने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आदिवासी वोटरों के बीच भी अपना जादू चला दिया। ए फॉर आदिवासी। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अहमदाबाद में मेगा रोड शो करके तो पीएम ने बीजेपी को जिताने के लिए अपनी पूरी जान फूंक दी। कांग्रेस का प्रचार वैसे ही काफी फीका था। नतीजा ये हुआ कि मध्य गुजरात में कांग्रेस की सीटें बुरी तरह गिर गईं और वो बीजेपी की झोली में जा गिरी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मध्य गुजरात में 37 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसने 55 सीटों पर बाजी मारी, मतलब उसकी 18 सीटें बढ़ गई। जबकि पिछली बार 22 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार दहाई का आंकड़ा तक छू नहीं पाई और महज 5 सीटों पर सिमट गई। और आम आदमी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुल सका। मध्य गुजरात वोटों की बरसात करने वाला वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने मध्य गुजरात को जीत लिया उसने पूरे गुजरात पर परचम फहरा दिया।
क्योंकि गुजरात की सबसे ज्यादा सीटें मध्य गुजरात में ही आती हैं। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में 61 सीटें मध्य गुजरात में पड़ती हैं, मतलब 1/3। इसी वजह से मध्य गुजरात किंग मेकर बन जाता है। अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, छोटा उदेपुर, वडोदरा, आणंद और महिसागर जैसे जिले मध्य गुजरात में ही आते हैं और अहमदाबाद और वडोदरा तो बीजेपी के गढ़ हैं। वहीं आदिवासी वोटरों तक भी अपनी पहुंच बनाकर बीजेपी ने मध्य गुजरात को अपनी मुट्ठी में कर लिया और वहां से लड़ रहे अपने हाई प्रोफाइल चेहरों को जीत दिला दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से दूसरी बार बाजी मार गए। वहीं कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले हार्दिक पटेल भी अहमदाबाद की विरमगाम सीट से जीत गए। वहीं गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत में उन सीटों की भी बड़ी भूमिका रही जिन पर पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक माने जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव उस वक्त हुए थे जब गुजरात में पाटीदार आंदोलन चल रहा था और पाटीदार आंदोलन का असर गुजरात चुनाव के नतीजों पर भी दिखा था। गुजरात की 39 सीटें ऐसी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक माने जाते हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी इन 39 में केवल 22 सीट ही जीत पाई थी, जबकि पाटीदार समुदाय पर बीजेपी का तगड़ा असर माना जाता रहा है। 39 सीटें तो गुजरात की ऐसी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट निर्णायक हैं, लेकिन ऐसी दर्जनों सीटें और भी हैं जहां पाटीदार समुदाय के वोट नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए बीजेपी इस बार पहले से ज्यादा सतर्क थी। आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना भी चुनाव के नजरिए से अहम साबित हुआ। हार्दिक पटेल खुद वीरमगाम सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े। गुजरात में बीजेपी ने हार्दिक पटेल समेत पाटीदार समुदाय से आने वाले 41 नेताओं को उम्मीदवार बनाया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बाजी पलटने में कामयाब हो गई। इस बार पाटीदार समुदाय के वोट जिन 39 सीटों पर निर्णायक हैं, उनमें 34 पर बीजेपी को जीत मिली। पिछली बार के मुकाबले 12 सीट का फायदा, जबकि कांग्रेस को 15 सीट का नुकसान हुआ। पाटीदार समुदाय की आबादी गुजरात में करीब 18% है। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों के साथ ही अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर लगाई गई घड़ी भी बंद हो गई। इस डिजिटल घड़ी को ठीक 1 महीने पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने लगाया था और उस पर चुनाव नतीजों की तारीख यानी 8 दिसंबर का काउंटडाउन सेट किया गया था। कांग्रेस ने इस डिजिटल घड़ी को परिवर्तन का समय नाम दिया था। साथ ही ये दावा भी किया था कि 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आते ही गुजरात की सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस के सारे दावे धरे के धरे रह गए और उसे इस चुनाव में पिछली बार के मुकाबले बहुत कम सीटें मिली। इस हार के साथ ही अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाई गई घड़ी भी बंद हो गई। कांग्रेस का टाइम ओवर हो चुका है, परिवर्तन जो है वो देखा नहीं गया है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसी ही घड़ी लगाई थी और वहां उसे जीत भी मिली थी। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली 15 में 13 सीटों पर बीजेपी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। राज्य की किन्नौर, कुल्लू, शिमला और सिरमौर समेत 8 जिलों की कई सीटों पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता है, जिनमें 15 सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं, जिन पर पार्टी के उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे। और इस बार भी कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तरह बीजेपी को अपने गढ़ में सेंध लगाने से रोक दिया। मतलब ये कि कांग्रेस न सिर्फ अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही, बल्कि इन्हीं सीटों के दम पर उसने राज्य में बीजेपी की सरकार पलट दी। 2017 की तरह इस बार भी कांग्रेस ने 15 में 13 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया, जबकि पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली। माना जा रहा है कि कांग्रेस की जीत के पीछे एक बड़ा कारण इन विधानसभा सीटों के तहत आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता हैं, जिन्हें कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता है। हालांकि चुनाव से पहले ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस बार कांग्रेस के किले में बीजेपी सेंध लगा देगी, लेकिन कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी सीटें बचाई बल्कि बीजेपी को उन सीटों पर नुकसान पहुंचाकर अपनी जीत पक्की कर ली। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपना किला बचाने में कामयाब रही। इस सीट से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बहुत बड़े अंतर से जीत गई। मैनपुरी लोकसभा सीट 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी और इस सीट पर समाजवादी पार्टी की साख दांव पर थी, क्योंकि 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उसके बाद से इस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी कभी नहीं हारी। ऐसे में पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। पूरा परिवार उनकी जीत के लिए चुनाव प्रचार में जुट गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। उन्होंने करीब 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को हरा दिया। डिंपल यादव को इतने वोट मिले जितने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को भी नहीं मिले थे। वो उस वक्त करीब 94,000 वोटों से जीते थे। नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों से शुरुआत से ही आगे चल रही थी।
और वोटों की गिनती में यह बढ़त समाजवादी पार्टी की जीत में बदल गई। डिंपल यादव की जीत के बीच उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। जिनके जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का डिंपल यादव की जीत में बड़ा हाथ रहा। वहां से डिंपल को 1 लाख से ज्यादा वोट की बढ़त मिली, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव का भी रिकॉर्ड टूट गया। शिवपाल यादव ने डिंपल यादव के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहीं रुझान के दौरान समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने सैफई के एक मंदिर में जाकर पूजा की और जैसे ही उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जश्न की कुछ तस्वीरें जौनपुर के समाजवादी पार्टी दफ्तर से भी सामने आई। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और ढोल बजाकर इस जीत का जश्न मनाया। इस बीच आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी 10 साल में ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई, क्योंकि इसके लिए पार्टी ने सारी शर्तें पूरी कर ली। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले। जब किसी पार्टी को 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट मिले हों, साथ ही लोकसभा में 4 सीटें जीती हों, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। उधर बीजेपी की जीत का डंका पूरे गुजरात में बजा और उत्तर गुजरात में भी बीजेपी की आंधी के सामने कांग्रेस टिक नहीं पाई। वहां की 32 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ, जिनमें 23 सीटों पर कमल खिला। यानी उत्तर गुजरात में भी बीजेपी ने पिछली बार के प्रदर्शन में सुधार करते हुए कांग्रेस को पटकनी दे दी। मतलब ये कि पार्टी ने वहां जो भी सियासी दांव चले वो सही साबित हुए। उत्तर गुजरात की कुल 32 में 23 विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया और उसे पिछली बार की तुलना में 9 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई। यानी उसे पिछली बार के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। और नतीजों ने साबित कर दिया कि इस बार उत्तर गुजरात में भी बीजेपी का जादू चल गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गांधीनगर से होकर उनका रोड शो गुजरा तो पाटन की चुनावी रैली में वो ये दावा करने से नहीं चूके थे कि मतदान से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है। कांग्रेस से नक्की कर दी तुझे कि भारतीय जनता पार्टी जीती जैसे, और उनका आकलन मतगणना के बाद सही साबित भी हुआ, क्योंकि 2017 में उत्तर गुजरात में 17 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई। मतलब ये कि उत्तर गुजरात में कांग्रेस को जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ और बीजेपी इस इलाके पर एक बार फिर अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हो गई। जबकि 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था और दोनों बार उसने यहां 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसीलिए उसने इस बार भी अपने मौजूदा विधायकों पर दांव चला था, जबकि बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया। उसका ये दांव सही भी साबित हुआ, क्योंकि उत्तर गुजरात के सभी जिलों में उसने कांग्रेस को धूल चटा दी। उत्तर गुजरात में महसाना, पाटन और गांधीनगर समेत 6 जिले आते हैं और गांधीनगर में तो बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। गांधीनगर की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गईं और उसे पिछली बार के मुकाबले 3 सीटों का फायदा हुआ और कांग्रेस इस बार यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाई, यानी उसे 3 सीटों का नुकसान हुआ। जबकि उत्तर गुजरात में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन यहां के सभी जिलों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया। वहीं गुजरात में बड़ी हार के साथ ही कांग्रेस आदिवासी मतदाताओं पर भी अपनी पकड़ बरकरार रखने में नाकाम रही। गुजरात में 30 विधानसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है और इन सीटों पर भी इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसकी झलक चुनावी नतीजों में भी दिखी और बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के निर्णायक वोट वाली 30 सीटों में 26 पर जीत दर्ज की, जो पिछली बार की तुलना में दुगनी से ज्यादा है। जबकि कांग्रेस को इस बार 12 सीटों का नुकसान हुआ और उसके खाते में सिर्फ 3 सीटें आई। यानी गुजरात के ऐसे इलाकों में जहां आदिवासी समुदाय का वोट निर्णायक है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा जादू चला कि जिन इलाकों में आज तक बीजेपी हारती आ रही थी, उन्हीं इलाकों में जीत की बदौलत उसने जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने इस बार गुजरात चुनावों के दौरान आदिवासी इलाकों पर ज्यादा फोकस किया। और उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए भी आदिवासी समुदाय की निर्णायक भूमिका वाले वलसाड को चुना। चूंटणी प्रचारनो मारो पहलो कार्यक्रम आदिवासी भाई बहनों वच्चे राख्यो छे, एनो मने आनंद छे। और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भरूच में आदिवासी समुदाय के 2 बच्चों से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने 6 साल पहले अपने माता पिता को खो दिया था। प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया था। इस मुलाकात का वीडियो खूब वायरल भी हुआ था और जिस तरह पीएम ने आदिवासी इलाकों में आगे बढ़कर बीजेपी के लिए प्रचार किया, उसका असर चुनावी नतीजों पर भी साफ दिखा, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले आदिवासी इलाकों से भी उसका पत्ता साफ कर दिया।
इस बीच गुजरात में मुस्लिम समुदाय के असर वाली सीटें भी बीजेपी ने अपने नाम कर ली, जबकि इससे पहले तक इनमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में जाती थीं। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक में ऐसी दो फाड़ हुई कि बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दे दी। गुजरात में 12 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं और पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस ने बिल्कुल बराबर 6-6 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली 10 सीटें जीत ली और कांग्रेस को बची हुई 2 सीटें नसीब हुई। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और AIMIM के चुनाव लड़ने की वजह से वोट बटे, जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और बीजेपी ने सीटें निकाल ली। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर बहुमत तक का रास्ता तय कर लिया। वहां की 10 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी का मजबूत किला माना जाता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसकी किलेबंदी को भेद दिया। बीजेपी जिन सीटों पर अपनी जीत पक्की मानकर चल रही थी, उनमें ज्यादातर सीटें उसके हाथ से फिसल गईं, जबकि ये वो 10 सीटें थी जिन पर उसने 2012 और 2017 में परचम लहराया था। इनमें मंडी की 4, कांगड़ा की 2, सिरमौर की 2 और चंबा और हमीरपुर की 1-1 सीट शामिल है। 2012 में बीजेपी के पास इन 10 में 8 सीटें थीं, जो 2017 में बढ़कर 9 हो गई, यानी तब बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ था। लेकिन 2022 में बीजेपी के लिए इन सीटों से अच्छी खबर नहीं आई और उसे सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिली, यानी 4 सीटों का सीधे नुकसान हो गया। जबकि पिछली बार 1 सीट पाने वाली कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में धमक दिखाते हुए 5 सीटें अपने नाम कर ली। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भाजपा की सरकार थी उसके खिलाफ बहुत माहौल था। जीत से गदगद कांग्रेस ने मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन समेत जनता से किए 10 वादे जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। इधर गुजरात के शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम तो रखा ही, इस बार अपनी सीटें भी बढ़ा ली। शहरी सीटें बीजेपी की वो ताकत हैं जिनसे गुजरात में उसे हमेशा कुर्सी दिलाई और शहर का वोटर गुजरात में हमेशा बीजेपी का वफादार रहा है। गुजरात में 1995 से बीजेपी की सरकार है। शहरी सीटों पर मजबूत पकड़ उसे बार बार सत्ता दिलाती रही है। बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में तो शहरी सीटों की बदौलत ही बीजेपी अपनी सरकार बचा पाई थी। तब बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, जादुई आंकड़े से महज 7 ज्यादा। इनमें 56 सीटें शहरी थी, यानी आधे से भी ज्यादा। लेकिन इस बार गुजरात में लड़ाई दो तरफा नहीं थी। आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था और यह माना जा रहा था कि केजरीवाल की पार्टी बीजेपी के शहरी वोट बैंक में डेंट मारेगी। लेकिन नतीजों से साफ हो गया कि इस बार भी शहरी वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया और उसकी जीत में शहरी सीटों के निर्णायक होने का ट्रेंड बना रहा। गुजरात की 182 में 84 सीटें शहरी इलाकों में पड़ती हैं, जिनमें बीजेपी ने पिछली बार 60 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार उसकी सीटें बढ़ी, उसने 77 सीटें अपने नाम कर ली। साथ ही बीजेपी के वोट शेयर में भी इजाफा हुआ। वहीं जहां 2017 में कांग्रेस ने 24 शहरी सीटों पर बाजी मारी थी, वो इस बार कम होकर सिर्फ 6 रह गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। साथ ही वो खुद भी अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मांग भी थी एक हो जाओ, तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी का झंडा सौंपकर एक साथ होने का संदेश भी दिया। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में लौटने के लिए आत्मसम्मान से समझौता कर लिया। राजनीति में जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखता, निश्चित तौर पर उसको अपमान ही मिलता है और यही अपमान शिवपाल सिंह यादव को आगे भी मिलेगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट में प्रचार के वक्त भी शिवपाल यादव डिंपल यादव के समर्थन में जुटे दिखे थे, जिसके बाद से यह माना जा रहा था कि शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर देंगे। उधर गुजरात में बीजेपी को मिली जीत के पीछे इस बार ग्रामीण इलाकों का बहुत बड़ा हाथ रहा। बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में 2017 के मुकाबले इस बार बेहद शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत बीजेपी ने गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बना ली। इसके पीछे ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं का अहम योगदान रहा, जिन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए दिल खोलकर वोट दिया। इसी वजह से ग्रामीण इलाकों की कुल 98 सीटों में बीजेपी ने 79 सीटों पर बाजी मार ली, जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को 39 सीटें ही मिली थीं, यानी इस बार उसे 40 सीटों का फायदा हुआ। वहीं कांग्रेस के खाते में इस बार महज 11 सीटें ही आईं, जबकि 2017 में उसने 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरह 2017 के मुकाबले कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में 42 सीटों का भारी नुकसान हुआ, जो गुजरात में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बना। वहीं राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली। खास बात यह कि आम आदमी पार्टी को राज्य में कुल 5 सीटें ही हासिल हुई, जिनमें 4 सीटें उसे ग्रामीण इलाकों से ही मिली। वहीं गुजरात में इस बार ओबीसी समुदाय के प्रभाव वाले इलाकों में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी ने इन इलाकों में आने वाली कुल 75 में 64 सीटें अपने नाम की।
जिसका मतलब है कि जहां ओबीसी समुदाय के लोग निर्णायक भूमिका में हैं, उन इलाकों में इस बार कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार 25 सीटें ज्यादा जीती। 2017 के चुनाव में बीजेपी को ओबीसी के प्रभाव वाले इलाकों में 39 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 34 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन इस बार उसे ओबीसी समुदाय के प्रभाव वाले इलाकों में सिर्फ 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, यानी कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 26 सीटों का भारी नुकसान हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी को इन इलाकों में 1 जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गईं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर और गृह मंत्री अमित शाह के गांव मानसा में एक बार फिर कमल खिल गया। इन दोनों जगहों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसीलिए इस बार बीजेपी ने इन दोनों सीटों के लिए खास रणनीति तैयार की। खबर है कि लगातार 2 बार मानसा सीट पर हार की वजह से इस बार वहां खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक का सारा प्लान उन्होंने ही तैयार किया। जबकि प्रधानमंत्री के गांव वडनगर की ऊंझा विधानसभा सीट से गुटबाजी रोकने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के करीबी को टिकट दी गई। असल में ऊंझा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 1995 से ही पार्टी इस सीट पर जीत रही थी, लेकिन 2017 में कांग्रेस ने ये सीट बीजेपी से छीन ली थी। खबर है कि इस बार ऊंझा सीट की पूरी कमान आरएसएस ने अपने हाथों में ले ली थी और उम्मीदवार भी अपनी पसंद का उतारा। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की ये रणनीति रंग लाई और उसने दोनों सीटें कांग्रेस से छीन ली। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन दिग्गजों पर सबकी नजरें थीं, उनमें ज्यादातर नेता चुनाव हार गए। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो अपनी सीट बचा ली, लेकिन उनके कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। जबकि जयराम ठाकुर लगातार 6ठी बार मंडी की सिराज विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के चेतराम को इस सीट से हराया। जो जनादेश आता उसका सम्मान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन शिमला की कुसुमपुटी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज चुनाव हार गए। वहीं राज्य की सामाजिक अधिकार मंत्री सरवीन चौधरी को भी कांगड़ा की शाहपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कांगड़ा की ही फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ रहे राज्य के वन मंत्री राकेश पठानिया भी जीत हासिल नहीं कर पाए। इन सभी नेताओं को कांग्रेस के उम्मीदवारों ने हराया। वहीं कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण सीट एक बार फिर जीत ली। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने 2017 में भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के साथ ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अटकलें लगनी शुरू हो गईं। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए 68 में 40 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए राज्य में मुख्यमंत्री का नाम तय करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की रेस में एक नहीं बल्कि कई नामों की चर्चा है। माना जा रहा है कि इस पद की सबसे बड़ी दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं, जो मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद भी हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि वो इस पद के लिए बड़ी दावेदार हैं, क्योंकि पूरे चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगने के लिए उन्होंने जमकर प्रचार किया था। उनके बेटे और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। सपुत्र के रूप में तो मैं निश्चित तौर से चाहूंगा कि वो प्रदेश का नेतृत्व करे। उनके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी इस पद के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा है, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार के चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया था। यही नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू को राहुल गांधी की भी पसंद माना जाता है। लेकिन खबर है कि वीरभद्र सिंह से उनके मतभेद थे, इसलिए प्रतिभा सिंह उनके नाम पर जोरदार विरोध जता सकती हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बताया गया कि अगर प्रतिभा सिंह को इस पद के लिए नहीं चुना गया, तब वो मुकेश अग्निहोत्री का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर सकती हैं। वहीं कौल सिंह ठाकुर के नाम पर भी चर्चा जोरों पर है, जो हिमाचल के सबसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। वो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राज्य में मंत्री तक रह चुके हैं। उन्हें भी मुकेश अग्निहोत्री की तरह प्रतिभा सिंह का करीबी माना जाता है। इसके साथ ही आशा कुमारी को भी बड़ा दावेदार कहा जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टी.एस. सिंहदेव की बहन है। हालांकि कांग्रेस ने साफ किया कि जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। जो विधायक दल की बैठक निर्णय लेगी, उस निर्णय पर अमल होगा और मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इन सभी नामों के साथ ही हर्षवर्धन चौहान और राजेश धर्माणी का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में सामने आ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने बड़ी जीत दर्ज की। आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हरा दिया। हालांकि शुरुआती दौर में बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन आखिर में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया जीत गए। धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान, कमेरा और अल्पसंख्यक। ये विधानसभा सीट बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी, जिन्हें मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी पाया गया था। बीजेपी ने इस सीट पर उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो 22,165 वोट से हार गईं।
उधर गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा सौराष्ट्र में हुआ। इस इलाके में मौजूद 54 सीटों में 46 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। और इन नतीजों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सौराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोला। हालांकि 2017 में कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरी कहानी ही पलट दी। जो नतीजे सामने आए उनमें बीजेपी ने इस इलाके में 54 में 46 सीटें जीत ली और उसे 23 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही आईं, यानी उसे 27 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली। मतलब यह कि सौराष्ट्र में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से भी पिछड़ गई, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सौराष्ट्र की 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। और कांग्रेस के इस प्रदर्शन की बड़ी वजह पाटीदार आंदोलन को बताया गया था। असल में सौराष्ट्र गुजरात का वो इलाका है जहां पाटीदार समुदाय और ओबीसी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, जिसे 2017 के चुनाव में कांग्रेस काफी हद तक अपने पाले में करने में कामयाब हुई थी, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 2017 में उसे 54 में सिर्फ 23 सीटें ही मिली थी, जबकि कांग्रेस ने पाटीदार आंदोलन के दम पर 30 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। यही नहीं, सौराष्ट्र क्षेत्र में 11 जिले आते हैं और आंदोलन की वजह से बीजेपी का 3 जिलों मोरबी, गिर सोमनाथ और अमरेली में खाता तक नहीं खुला था। पाटीदार आंदोलन का असर इतना ज्यादा था कि बीजेपी 1995 से लेकर 2017 के अपने सभी चुनावों में सबसे कम 99 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने सौराष्ट्र को साधने की पुख्ता रणनीति तैयार की, क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनाव के बाद यह समझ आ गया था कि सौराष्ट्र की वजह से ही राज्य में उनका खेल बिगड़ गया था। और इसीलिए इस बार लेउवा पटेलों के गढ़ सौराष्ट्र में बीजेपी ने इसी समुदाय को सबसे ज्यादा टिकट भी दिए। लोगों की नाराजगी देखते हुए फंसने वाली सीटों पर टिकट बदल दिए गए। मोरबी की घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक ब्रिजेश मिर्जा का टिकट काट दिया और यह संदेश देने की कोशिश की कि जनता की नाराजगी जिन नेताओं से है वो उन सभी को बदल देगी। वहीं चुनाव से कुछ महीने पहले पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल भी बीजेपी में शामिल हो गए, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। रही सही कसर आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उतरकर निकाल दी, जिससे सौराष्ट्र में कांग्रेस का खेल ही खत्म हो गया। जबकि दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने अपना गढ़ ही नहीं बचाया, बल्कि कांग्रेस के किले में भी सेंध लगा दी। 2017 के मुकाबले बीजेपी ने इस बार वहां अपने पैर ज्यादा मजबूती से जमा लिए। बीजेपी ने यहां 33 सीटों पर जीत हासिल की और एक बार फिर अपना इतिहास दोहराया। दक्षिण गुजरात की 35 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 33 सीटों पर कब्जा जमाया, जो पिछली बार से 8 ज्यादा है। लेकिन बड़ा झटका तो यहां कांग्रेस को लगा, उसे सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को दक्षिण गुजरात में 7 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ, यानी दक्षिण गुजरात में इस बार भी बीजेपी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। उन्होंने पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें देकर बीजेपी की झोली भर दी, जबकि कांग्रेस के लिए यहां सीटों का सूखा पड़ गया। जो लगातार यह दावा कर रही थी कि गुजरात में इस बार उसकी ही सरकार बनेगी, जबकि उसने दक्षिण गुजरात की जीती गई सीटों से भी हाथ धो दिया और बीजेपी ने वहां उसे जोरदार पटकनी दे दी। क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करते हुए 2 सीटों के फायदे के साथ 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वहां कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। बीजेपी के गढ़ दक्षिण गुजरात में सूरत, नर्मदा और नवसारी समेत कुल 7 जिले आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला सूरत है, जो कारोबार के लिहाज से भी गुजरात का सबसे बड़ा केंद्र है। बीजेपी ने यहां शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। बीजेपी ने सूरत की सारी 16 की 16 सीटें जीत लीं, जबकि पिछली बार उसके पास 15 सीटें थी। लेकिन इस बार उसने कांग्रेस से उसकी इकलौती सीट भी छीन ली। हालांकि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी थी और उसने पहली बार लड़ते हुए ही दक्षिण गुजरात के नर्मदा जिले की 2 सीटों में एक अपने खाते में डाल ली। भारत माता की। चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा शो, संगठन से सत्ता तक। राजनीति में उन्होंने कहा नेकी कर हवा में उछाल। नरेंद्र मोदी जी उससे भी 2 कदम आगे चलते सोचते हैं। नए नारों से नए विचारों तक कि मेरा घर बीजेपी का घर, ये भी स्लोगन बहुत चला। बदल रही है राजनीति। कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है, चैलेंज जरूर चुनना, क्योंकि ये है नमो नीति। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहना शुरू कर दिया।
और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी का मकसद गुजरात में जीतना नहीं बल्कि बीजेपी को जिताना था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तो उन पर तीखा हमला किया। धीरे धीरे अब सब लोगों को पता चल रहा है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को लग रहा है कि गुजरात में मुकाबला अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता तो नतीजा अलग हो सकता था। गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने करीब 13% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी 2017 के मुकाबले लगभग इतना ही कम हो गया। 2017 में 41% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस को केवल 27% वोट मिले। आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा असर गुजरात के सौराष्ट्र में दिखा, जहां उसने 4 सीटें जीती और कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। आम आदमी पार्टी अपनी पीठ इसलिए थपथपा रही है क्योंकि उसे गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी शर्त को आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया। नियमों के मुताबिक 4 या इससे ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा वोट लेने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद गुजरात चौथा राज्य बन गया, जहां उसे 6% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी का सपना सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बनना नहीं था, बल्कि वो तो ये चुनाव जीतने का दावा कर रही थी। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में भी अरविंद केजरीवाल जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे थे। वहाँ पे सरकार बननी चाहिए गुजरात में। गुजरात में सरकार बननी चाहिए, मतलब 90s में पहुंच जाएंगे आप? 92 पार होना चाहिए। हालांकि अब आम आदमी पार्टी को अपना मौजूदा प्रदर्शन भी शानदार लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है, आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ कार्यक्रमों में चिट्ठी में लिखकर भी गुजरात में सरकार बनाने का दावा किया था। उनके उस लेटर पर भी बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। एक लेटर की गेम चल रही थी। वो लेटर की फोटो कॉपी मैंने मेरे पास संभाल के रखी है। गुजरात में करीब 13% वोट हासिल करने पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गुजरात चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी ऐसी चली कि गुजरात से विपक्ष लगभग साफ हो गया। गुजरात में किसी भी पार्टी ने इतनी सीटें पहले कभी नहीं जीती जितनी इस बार अकेले बीजेपी ने जीत ली और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। ऐतिहासिक जीत का पूरे गुजरात में जोरदार जश्न मनाया गया। अहमदाबाद में आतिशबाजी ऐसी हुई कि घंटों तक थमी ही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिवाली ही नहीं, जीत की खुशी में होली भी मना डाली। बीजेपी की ये जीत इसलिए अहम है क्योंकि वो लगातार 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। दावा किया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण बीजेपी के लिए इस बार रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने तो जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक गुजरात में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था, जब उसने 37 साल पहले 1985 में 149 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर उस रिकॉर्ड को भी धराशायी कर दिया। हालांकि एग्जिट पोल ने भी बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान जताया था, लेकिन इतनी बड़ी जीत की भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। हालांकि न्यूज़ 18 के गुजरात अधिवेशन में बीजेपी के चाणक्य ने भी यही दावा किया था। अप्रत्याशित तरीके से हमारी सीटें बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर और नंबर ऑफ सीट दोनों दृष्टि से अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, ये सुनिश्चित है। 182 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटें जीत लीं, जबकि कांग्रेस केवल 17 सीटें ही जीत पाई। जबकि जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी केवल 5 सीट पर सिमट गई। लेकिन बीजेपी की इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मोदी मैजिक को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की और उनकी रैलियों का असर नतीजों में भी साफ दिखा। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 39 रैलियां की थी। दावा है कि इन 39 रैलियों के जरिए 134 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा प्रचार किया। इसके अलावा उन्होंने 2 रोड शो भी किए। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री ने 50 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। उनके रोड शो को देखने के लिए लोगों में गजब का जोश देखा गया था। पहली बार गुजरात के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का दावा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होने के बजाय बढ़ गया। बीजेपी को 2017 के चुनाव में करीब 49% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को गुजरात में करीब 53% वोट मिल गए। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 41% वोट मिले थे, लेकिन इस बार कांग्रेस केवल 27% पर सिमट गई। जबकि पहली बार गुजरात में ताकत झोंकने वाली आम आदमी पार्टी ने करीब 13% वोट लिए। यानी अगर विपक्ष की सभी पार्टियों के वोट जोड़ लिए जाएं, तब भी बीजेपी एक बड़े अंतर से आगे निकल गई। बीजेपी की बम्पर जीत के साथ यह भी तय हो गया कि गुजरात के सीएम एक बार फिर भूपेंद्र पटेल ही होंगे, जिसका ऐलान करने में बीजेपी ने जरा भी देर नहीं की।
गुजरात की नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार 12 दिसंबर को होगा। गांधीनगर में होने वाले शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की शपथ विधि का समारोह 12 दिसंबर को 2 बजे गांधीनगर विधानसभा के पीछे एलिफेंट ग्राउंड पर होगा। 1995 के बाद से ही गुजरात की सत्ता बीजेपी के हाथ में। 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि पहली बार चुनाव भी उन्होंने 2002 में राजकोट 2 विधानसभा सीट से लड़ा था। उसके बाद से गुजरात ने न कभी नरेंद्र मोदी को निराश किया और न ही कभी बीजेपी को निराश किया। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और उनका आभार जताया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर पायलट और गहलोत का मुद्दा उछल गया। इन चुनावों में कांग्रेस ने सचिन पायलट को हिमाचल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन दोनों राज्यों के नतीजे सामने आने के बाद राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में कितनी सीटें मिली, इसे उन राज्यों के स्टार प्रचारकों से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस वहां 20 सीटों के लिए भी तरस गई। गुजरात की जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को सौंपी थी, जहां उन्हें पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के साथ कई जरूरी ऐलान तक किए थे, लेकिन चुनाव में कांग्रेस वहां धराशायी हो गई। इसके बाद उनकी ही पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर उन पर हमला बोला। हालांकि इससे पहले 2017 के चुनाव में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस ने वहां संतोषजनक प्रदर्शन किया था। पार्टी ने राज्य की 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब इसी वजह से गहलोत को कांग्रेस ने फिर से गुजरात की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन इस बार अशोक गहलोत की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और चुनावी नतीजों में कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कहानी ही बदल गई। वहां कांग्रेस ने सत्ता में बैठी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल की जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी थी। वहां पार्टी ने उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था, जिन्होंने राजस्थान में सियासी संकट के बीच चुनाव प्रचार के दौरान धुआंधार रैलियां की और कई इलाकों में सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगे। पायलट की सभाओं में उनकी लोकप्रियता के आधार पर जनता का हुजूम भी देखा गया। ऐसे में नतीजों के बाद पार्टी के अंदर ही कुछ लोग सचिन पायलट का कद अशोक गहलोत से बड़ा बताने लगे। उधर गुजरात के नतीजे कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे, क्योंकि गुजरात के चुनावी इतिहास में यह कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन है। और पिछली बार 77 सीटों तक पहुंचने वाली पार्टी इस बार 20 सीटों से भी नीचे सिमट गई, जबकि इसी पार्टी के नाम गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें लाने का रिकॉर्ड था। कांग्रेस ने ही 1985 में 149 सीटें लाकर एक बड़ी लकीर खींची थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने 156 सीटों के साथ उस लकीर को छोटा कर दिया और कांग्रेस को गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी हार झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुजरात में कांग्रेस को 2012 में 61 सीटें मिली थीं, जो 2017 में बढ़कर 77 तक पहुंच गईं। लेकिन 2022 में उसे करारी हार मिली और उसे महज 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बुरी तरह गिर गया। 2012 में उसे 39% वोट मिले थे, जो 2017 में बढ़कर 41% हो गए थे। लेकिन इस बार के चुनाव में उसे सिर्फ 27% वोट ही मिले। हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहां कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे। हालांकि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल कर अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। इधर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अपने ही नेताओं की नाराजगी भी हार की बड़ी वजह बन गई। कुल 68 सीटों में 10 सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी के बागी नेता चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, जिन्होंने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया। इनमें कुछ ऐसे रहे जिन्हें बीजेपी के मौजूदा सीएम से नाराजगी थी तो कोई टिकट न मिलने की वजह से नाराज था। कुछ ऐसे नेता भी रहे जिन्हें बीजेपी आलाकमान से नाराजगी थी। फतेहपुर सीट से उतरे एक ऐसे ही बागी उम्मीदवार को मनाने के लिए तो खुद प्रधानमंत्री ने फोन किया था। बागी उम्मीदवार से उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। बागी उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट कटुआ साबित हुए, जिससे बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के जो 10 बागी चुनाव मैदान में उतरे, उनमें 2 तो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, जबकि 5 सीट ऐसी रहीं जिन पर ये बागी कांग्रेस की जीत की वजह बन गए। हालांकि इनमें 3 सीट ऐसी भी रहीं जो बीजेपी बचाने में कामयाब रही। इस बीच राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया। वो इस सीट को कांग्रेस के हाथ से छीनना चाहती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा ने एक बार फिर इस सीट को अपनी पार्टी की झोली में डाल दिया। वहां बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे अशोक पिंचा को 26,000 से ज्यादा वोटों से करारी हार मिली। ये सीट कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा के निधन से खाली हुई थी।
उधर गुजरात में मोरबी विधानसभा सीट से पुल हादसे के बाद मच्छू नदी में कूदकर लोगों की जान बचाने वाले बीजेपी प्रत्याशी कांतिलाल अमृतिया की जीत हो गई। हालांकि 30 अक्टूबर को मोरबी में हुआ पुल हादसा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बना रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि मोरबी हादसे के बावजूद वो इस सीट पर जीत गई। पार्टी ने वहां से कांतिलाल अमृतिया को चुनावी मैदान में उतारा, जिन्होंने मोरबी पुल हादसे के बाद नदी में कूदकर कई लोगों की जान बचाई थी, जिसका असर चुनाव के नतीजों में भी दिखा। कांतिलाल अमृतिया 61,000 से ज्यादा वोट से जीते। मोरबी पुल हादसे के बाद ही बीजेपी ने कांतिलाल को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो इससे पहले बीजेपी की टिकट पर 5 बार मोरबी से विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2017 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी और इसी वजह से बीजेपी ने इस बार जीतने के लिए अपने पुराने उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया पर दांव खेला, क्योंकि 2017 में कांग्रेस की टिकट से ब्रजेश मेरजा की इस सीट पर जीत हुई थी, लेकिन बाद में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। जिसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर ब्रजेश मेरजा ने फिर अपनी किस्मत आजमाई और वो इस सीट पर जीत गए। लेकिन इस बार बीजेपी ने ब्रजेश मेरजा का पत्ता काटकर पुल हादसे के हीरो बने कांतिलाल अमृतिया को मोरबी से अपना उम्मीदवार बनाया और जीत उनकी झोली में जा गिरी। उधर बीजेपी ने गुजरात की उन सीटों पर भी शानदार प्रदर्शन किया जिन पर दलित समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। राज्य में ऐसी 10 सीटें हैं जिन पर दलित समुदाय के लोगों का दबदबा है और उनके वोटों से ही हार जीत का फैसला होता है। हालांकि सूबे में दलित समुदाय की आबादी 8% है, लेकिन आबादी कम होने के बावजूद ये समुदाय सियासी ताकत रखता है। राज्य में कभी भी एक पार्टी को दलित समुदाय के पूरे वोट नहीं मिले, लेकिन इस बार बीजेपी ने दलित समुदाय के दबदबे वाली सीटों पर भी रिकॉर्ड जीत दर्ज की। बीजेपी ने इस बार थराद, अमराईवाड़ी, मणिनगर और धोलका समेत 10 में 8 सीटों पर कमल खिलाया, जो पिछली बार के मुकाबले 2 ज्यादा है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और उसे 2 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि 2017 और उससे पहले के चुनावों में भी दलित समुदाय बीजेपी के साथ ही खड़ा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस समुदाय के बीच अपनी पैठ और तगड़ी कर ली। इसी वजह से इस चुनाव में भी दलित समुदाय के मतदाताओं ने न सिर्फ कांग्रेस को नकार दिया, बल्कि बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया। इधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे दलित समुदाय का भी अहम रोल रहा। राज्य में ऐसी 17 सीटें हैं जिन पर दलित समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राजपूत समुदाय के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी दलित समुदाय की है। राज्य की 17 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में दलित समुदाय के मतदाता 25% से ज्यादा हैं। शिमला और सिरमौर में तो दलित मतदाताओं की आबादी 30% से भी ज्यादा है, जिन्हें कांग्रेस इस बार रिझाने में कामयाब रही। विनेबिलिटी देख के हम लोगों ने टिकट तय किया और उसी का फल आ रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने दलित समुदाय के प्रभाव वाली 17 में 9 सीटों पर बाजी मार ली। 2017 में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी, मतलब ये कि इस बार कांग्रेस को 5 सीटों का यहाँ फायदा हुआ। वहीं बीजेपी इस बार कांग्रेस से पिछड़ गई और उसे 8 सीटें ही मिली, जबकि पिछली बार उसे 13 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल कर 2017 में सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार उन सीटों को अपनी झोली में डालकर कांग्रेस ने बीजेपी का गणित ही बिगाड़ दिया। उधर गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के धमाकेदार प्रदर्शन के पीछे कोली समुदाय का बड़ा हाथ है। गुजरात में ऐसी 24 सीटें हैं जिन पर कोली समुदाय के लोग हार जीत तय करने की भूमिका में हैं। और बीजेपी ने इस बार इन 24 सीटों पर ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के आ जाने से इन सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही थी। साथ ही पिछले चुनावों में इन सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस की हालत ही खराब कर दी। उसने 24 में 23 सीटों पर जीत दर्ज की, जो पिछली बार से 10 ज्यादा है। वहीं कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई, जबकि पिछली बार उसे यहां 11 सीटें मिली थी और बीजेपी के हाथ से जो सीट निकली वो एक सीट आम आदमी पार्टी के पाले में चली गई। साफ है 2017 के मुकाबले बीजेपी ने उन सीटों पर चमत्कार कर दिया जहां कोली समुदाय निर्णायक है और इसके लिए टिकट बंटवारे के वक्त ही उसने इस समुदाय को साधने की तैयारी शुरू कर दी थी। हमेशा अपनी अनदेखी की शिकायत करने वाले कोली समुदाय को बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 17 टिकट दिए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से यह समुदाय खुलकर इस बार बीजेपी के साथ आया। इधर बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन से कांटे के मुकाबले में बीजेपी जीत गई। बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने 7 दलों के समर्थन से उतरे जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हरा दिया, जिसके बाद पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर पार्टी के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया।
जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पार्टी के दफ्तर पर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और पटाखे फोड़े। गुजरात और कोटली उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा है। उपचुनाव में जीत के बाद जहां बीजेपी समर्थकों का जोश बढ़ गया, वहीं जेडीयू ऑफिस में हार के बाद सन्नाटा दिखा, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 3632 वोट से हरा दिया। कोढ़नी विधानसभा सीट यात्रा भत्ता घोटाले के दोषी आरजेडी विधायक अनिल सहनी को सीबीआई कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाने की वजह से खाली हुई थी। इस बीच छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों की एक-एक सीट पर वोट डाले गए, जिनमें छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट को कांग्रेस एक बार फिर जीतने में कामयाब रही। ये सीट छत्तीसगढ़ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी, जिस पर कांग्रेस ने उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को उम्मीदवार बनाया था। वहीं ओडिशा की पदमपुर सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहां नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस सीट पर बीजेडी के विजय रंजन सिंह बरिया चुनाव जीते थे, जिनके निधन के बाद उनकी बेटी वर्षा बरिया को पार्टी ने मैदान में उतारा था।